नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज की आज हम 140वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम आपके जीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपसे अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम में, सेंटर के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहां पर कवर करते हैं, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाए और एमसीक्यू के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी यहां पर हो जाए। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के जो शुरुआती हमारे 1000 एमसीक्यूज हैं, उनके ऊपर 2 मास्टर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। आप उन दोनों को भी एक साथ कवर कर सकते हैं अपने अभ्यास के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है? तो इनमें से आपने आग्नेय चट्टान को पहचानना है। आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है आग्नेय चट्टान कौन कौन सी हैं, अवसादी चट्टानें कौन कौन सी हैं और कायांतरित चट्टानें कौन कौन सी हैं। अगर हम इन 4 चट्टानों की बात करें, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, ठीक है। ग्रेनाइट की बात करते हैं तो यह एक आग्नेय चट्टान है। आपको आग्नेय बताना था तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्लेटी पत्थर की बात करें तो यह भी एक कायांतरित चट्टान है, और क्वार्जाइट की बात करें यह भी कायांतरित चट्टान है, यानी ये परिवर्तित है। देखिए, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं, इन्हीं के परिवर्तित रूप को कहा जाता है कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो ये आपकी जो संगमरमर है, स्लेटी पत्थर और क्वार्जाइट, ये तीनों के तीनों कायांतरित हैं। इनका मूल रूप क्या होता है? संगमरमर का जो मूल रूप है आपका, ये होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, तो चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, इसका कायांतरित रूप है संगमरमर। ग्रेनाइट को हमने देखा, यह आग्नेय चट्टान है, इसका कायांतरित रूप क्या होगा? इसके कायांतरित रूप को नीस कहा जाता है, ठीक है, यानी इसके परिवर्तित रूप को। इसके अलावा स्लेटी पत्थर की बात करें, यह भी कायांतरित है, इसका जो मूल होता है वो होता है आपका सैल पत्थर। सैल पत्थर का ही कायांतरित रूप है स्लेटी पत्थर। और क्वार्ट्जाइट की बात करें, इसका काफी ज्यादा फेमस है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर का ही परिवर्तित रूप होता है क्वार्ट्जाइट, और यह भी एक अवसादी चट्टान है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किसके ऊपर सीधी पड़ती हैं? देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं, उस वक्त जो सूर्य की किरणें होती हैं सीधे पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। सीधे पड़ने का मतलब है लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलरली पड़ती हैं, ठीक है। ऐसा कब कब होता है? ऐसा वर्ष में 2 बार होता है कि जब सूर्य की किरणें इक्वेटर के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत पड़ती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। इस घटना को विषुव कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे इक्विनिक्स लिखा जाता है, ठीक है। साल में 2 बार यह घटना होती है। एक बार होती है 23 सितंबर को और एक बार होती है 21 मार्च को। 23 सितंबर वाली को शरद विषुव कहा जाता है और 21 मार्च वाले को बसंत विषुव कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें परपेंडिकुलरली पड़ती है, लंबवत पड़ती है, दिन रात बराबर हो जाते हैं, और ये लंबवत कहां पड़ती है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। और इस घटना को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है विषुव। ये पेपर में आता है। नेक्स्ट है, समुद्र में ज्वार का कारण क्या है? तो देखिए, समुद्र में जो टाइड आती है, हाई लहरें, उच्च लहरें जो आती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। समुद्र में, महासागरों में जो लंबी लंबी लहरें आती हैं, उन्हीं को कहा जाता है ज्वार। ज्वार, और जब ये लहरें वापस जाती हैं, नीचे को आती हैं, उसको कहा जाता है भाटा। तो टोटल इसका जो पूरा नाम है वो है इसका ज्वार भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा आने के जो कारण हैं, वो 3 प्रमुख कारणों से ये आता है। पहला है सूर्य का गुरुत्वाकर्षणीय, दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, और तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इन तीनों से आता है। तो आपको यहां पर 2 दिए हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य का दोनों का गुरुत्वाकर्षणीय बल यहां पर लग रहा है, ज्यादा किसका लगता है? तो इन दोनों में पृथ्वी के ज्यादा नजदीक कौन है? दोनों में पृथ्वी के नजदीक है चंद्रमा, तो ज्यादा बल चंद्रमा का लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया था, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस खाड़ी में आता है?
तो ये आता है आपका फंडी की खाड़ी में, जो आपके कनाडा में स्थित है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ऊंचा जो ज्वार भाटा आता है विश्व में, वो यहीं पर आता है, फंडी की खाड़ी। नेक्स्ट है, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में करी गई थी? तो दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो बना था, यह बना था नीदरलैंड में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इसे स्थापित किया गया था। सन 1602 में यह बना था। यह है दुनिया का पहला। अगर आपसे सवाल आए एशिया का पहला कौन सा है, तो एशिया का जो पहला है आपका वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है 1875 में। इसको भी आपने ध्यान रखना। और इसके एक एग्जाम में संस्थापक का नाम पूछ लिया था, तो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इसके स्थापना में, उनका नाम था प्रेमचंद रायचंद। इनको भी ध्यान रखेंगे। शुरुआत में जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है, इसका नाम रखा जाता है स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। इसका नाम क्या था? स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई। इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो वर्तमान है, ये कब किया गया, ये भी पूछा गया है। सन 2002 में ये नाम बदला गया था, ठीक है। ये एशिया का पहला शेयर बाजार है या स्टॉक एक्सचेंज है। यह है हमारा बीएसई। भारत में एक और स्टॉक एक्सचेंज है जिसे हम कहते हैं एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब करी गई और किस समिति की सिफारिश पर करी गई? तो 1991 में एक समिति थी जिसका नाम था फेरवानी समिति। इसी फेरवानी समिति ने एनएससी को स्थापित करने की सिफारिश करी थी और उसके बाद 91 में इसे स्थापित किया गया। और 1992 में एनएससी का जो पूरा कार्य था किस बैंक को दिया गया, कौन से उद्योग को दिया गया? वो दिया गया आपके आईडीबीआई बैंक को, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, उसको इसका पूरा कार्यभार दिया गया है। तो इसको भी आपने देखना है। क्वेश्चन आएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य प्रवर्तक कौन है, कौन उसको चलाता है, तो आप आईडीबीआई पर टिक करेंगे, ठीक है। दुनिया में और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे शेयर मार्केट हैं, स्टॉक मार्केट हैं, जिनके नाम पूछे जाते हैं कि ये किस देश के हैं। जैसे एक आता है FTSE 100, ये किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? जैसे भारत का क्या है, बीएसई और एनएससी, ये भारत के हैं। जो FTSE 100 है ये आपके लंदन का है, ठीक है। इसी प्रकार एक आता है कि ये जो निक्की है यह किस देश का है? यह जापान का है। एक आता है आपका डाउ जोन्स, ये किस देश का है? ये अमेरिका का है। अमेरिका का एक और है आपका नैस्डैक, इसको भी ध्यान रखना है। नैस्डैक भी किस देश का है? अमेरिका का है, ठीक है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो हमारे संविधान में हमने विश्व के अलग अलग संविधानों से कुछ कुछ प्रावधानों को लिया है। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट प्रावधान है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। जैसा हमने कई बार कवर किया है कि मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। प्रस्तावना के अंदर जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, भाईचारे का जो सिद्धांत है प्रस्तावना में, वो हमने फ्रांस से लिया है। इसी प्रकार जो व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रशिया से हमने क्या लिया है? रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। इसके अलावा प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श हैं वो हमने रशिया से लिए हैं। जो आप देखते हैं ना प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तो वो हमने रशिया से लिए हैं। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, भाईचारा है, वो हमने फ्रांस से लिया है। ऐसे छोटे छोटे डीप क्वेश्चन भी अब आपसे बनने लगे हैं कि हमने न्याय के जो प्रावधान है वो कहां से लिए हैं, प्रस्तावना में जो उल्लेखित है, बंधुत्व का विचार हमने कहां से लिया है, इस तरीके से। इसी प्रकार व्यापार वाणिज्य को हमने ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने और किन किन बातों को लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने सबसे महत्वपूर्ण एक चीज ली है, वो है संवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। जब दोनों सदनों में कोई मतभेद हो जाता है साधारण विधेयक को लेकर के, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जाता है और इसका जो प्रोविजन है भी, संयुक्त अधिवेशन जो होता है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? यानी जो भारत के सीएजी होते हैं ये अपनी रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उनको संसद में रखवाते हैं और उसकी जांच कौन करता है? वो जांच करती है लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो लोक लेखा समिति जांच करती है सीएजी की रिपोर्ट की, उनकी समीक्षा करती है। इसीलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, गाइड, मार्गदर्शक कहा जाता है, ठीक है। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं।
15 मेंबर इसमें लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर इसमें राज्यसभा के होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी संसदीय समिति है जिसका अध्यक्ष आमतौर पर विपक्ष का कोई नेता होता है, तो वो भी आपकी लोक लेखा समिति है। ठीक है, प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है, 30 सदस्य इसमें होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। जो हमारी संविधान डिटेल सीरीज थी उसमें हमने संसद की विभिन्न शब्दावली के बारे में, समितियों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, कार्यकाल के बारे में डिटेल में बात करी है। नेक्स्ट है, जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जब किसी कार्य में जरूरत से ज्यादा लोग वहां पर लगे हुए हैं यानी उनकी आवश्यकता नहीं है, उस प्रकार की बेरोजगारी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसको छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, यानी दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ऐसी बेरोजगारी आमतौर पर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्वेश्चन आता है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। बाहर से लगता है, बाहर से देखने पर लगता है कि हाँ इनके पास काम है, लेकिन जब आप वहां पर जाते हैं आपको वास्तविकता का पता चलता है, तब आपको प्रतीत होता है कि यहां पर लोग जरूरत से ज्यादा लगे हैं। अगर इनको हटा भी दिया जाएगा तो भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कृषि क्षेत्र में कौन सी प्रकार की बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कौन सी है। तो कौन सी वो व्यवस्था है जिसमें जो अधिकार थे वो किसान को दिए गए, यानी जमीन का मालिक किसान को माना गया। यह व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कई बार हमने ब्रिटिश काल की जो ये 3 व्यवस्थाएं थी, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, तीनों के बारे में बात करी है। किस में किसको मालिक माना गया था, कौन सी कितने क्षेत्रफल में थी और कौन ज्यादा सफल थी, ये तीनों पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था की बात कर लेते हैं। जमींदारी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में किया गया था। इस व्यवस्था को ज्यादातर बंगाल के क्षेत्र में ही लागू किया गया था। बंगाल उड़ीसा का जो इलाका था वहां पर किया गया था। नाम से ही बता देंगे जमींदारी व्यवस्था है, यानी यहां पर भूमि का मालिक किसको माना गया, जमींदार को। मालिक मानने का मतलब यहां पर यह था कि टैक्स देने का, सरकार को लगान देने की जिम्मेदारी किसकी है, तो यहां पर जिम्मेदारी दी गई जमींदार को। तो जमींदार को सरकार को टैक्स देना है, तो जाहिर सी बात है जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, गरीब किसान काम कर रहे हैं, उन्हीं का शोषण करके वो वसूल करेगा, अपने लिए रखेगा और फिर सरकार को देगा। तो ये व्यवस्था उतनी सफल नहीं रही। ठीक है, पूछा जाता है कितने प्रतिशत क्षेत्र में इसको लागू किया गया था, तो प्रतिशत याद कर लीजिए 19%। दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वो थॉमस मुनरो को माना जाता है, और थॉमस मुनरो के साथ साथ कैप्टन रीड का भी नाम आता है। बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी बाकी की जो 2 प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास और बॉम्बे, वहां पर इसे लागू किया गया। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का मालिक माना गया, यानी अंग्रेजों को टैक्स देने की जिम्मेदारी अब किसान की है। अब उसके ऊपर कोई अधिकारी तो है नहीं, तो वो अपनी इच्छा से बिना कोई शोषण हुए वो आसानी से सरकार के साथ सीधा संवाद कर सकता था। इसीलिए आपसे सवाल आता है सबसे बेहतर कौन सी मानी गई किसानों के लिए, तो वो इसी व्यवस्था को माना गया, क्योंकि बीच में कोई नहीं था, डायरेक्ट किसान और सरकार थी। एक और चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश काल में रैयत किसको कहा जाता था, रैयत कहा जाता था किसानों के लिए, और इस व्यवस्था में किसान मालिक है भूमि का, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, यहां पर जमींदारी, क्योंकि जमींदार यहां पर मालिक है, रैयत कहा जाता है किसानों को। जो ये वाली व्यवस्था थी जो कि किसानों के लिए सबसे अच्छी मानी गई, ये भारत में 51% क्षेत्रफल में लागू करी गई थी। फिर आती है महलवाड़ी व्यवस्था। इसका जो जनक माना जाता है हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, और इसमें किसी व्यक्ति को मालिक ना मानकर पूरे गांव को जमीन का मालिक माना गया, और पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी सामूहिक रूप से लगान सरकार को देने की। जो जागीर होती थी या जो पूरा गांव होता था उसे महल कहा जाता था। ठीक है, और इसीलिए इस व्यवस्था का नाम हुआ महलवाड़ी व्यवस्था, जिसमें पूरे गांव को ही लगान देना होता था सामूहिक रूप से जमा करके। यह जो व्यवस्था थी यह लगभग 30% क्षेत्र में थी। तो इन तीनों को आपने याद करना है, ये 19%, ये 51%, ये आपके 30%। पूछा जाता है कौन किस कितने क्षेत्रफल में रही। नेक्स्ट है
निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना करी थी? हैदर अली को लेकर भी बहुत बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर का संस्थापक कौन था? तो मैसूर का शासक और मैसूर का स्वतंत्र राज्य के रूप में जो संस्थापक माना जाता है वो हैदर अली को माना जाता है। बेसिकली मैसूर में एक वंश था जो शासन कर रहा था, वोडियार वंश। इसी वंश की सेना में भर्ती हुआ था हैदर अली। आगे चल करके इसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, और इसी ने 1755 में एक शस्त्रागार बनाया था डिंडीगुल में, और ये इसने फ्रांसीसियों की मदद से बनाया था, यानी फ्रेंच की मदद से बनाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हैदर अली की बात करें तो अंग्रेजों के साथ इसने 2 लड़ाइयां लड़ी थी। पहली लड़ाई 1767 से लेकर 1769 के बीच में लड़ी। दूसरी लड़ाई इसने 1780 से लेकर 82 के बीच में लड़ी। जो पहला वाला युद्ध था इसे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? इस वर्ष में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में हैदर अली यहां पर जीत जाता है, और यह युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो यह मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में शुरू हुआ था। खत्म यह युद्ध 1784 में होता है, लेकिन 82 में ही हैदर अली मारा जाता है। तो 82 तक इसका पूरा काल था। क्वेश्चन आएगा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच हुआ? आप कहेंगे अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। इस समय जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था या जो बंगाल का गवर्नर था वो लॉर्ड वेरेलस था। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1780 में शुरू हुआ। उसी दौरान हैदर अली मारा गया। क्वेश्चन बनेगा किस युद्ध में उसकी मृत्यु हुई? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो बंगाल का गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? इन घटनाओं को आपने इनकी घटित होने के अनुसार सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले इनके वर्षों को लिख लेते हैं। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं, यह आया था आपके 1940 में। नेहरू रिपोर्ट आपके 1928 में आई थी, और वेवेल योजना आपके 1944-45 में आई थी। तो सबसे पहले आ रही है नेहरू रिपोर्ट, यानी 3 आंसर होगा। उसके बाद आपका अगस्त प्रस्ताव है, यानी 2 आंसर हो जाएगा, और 3 2 यहीं पर आपको दिख रहा है, सीधा इसी पर आप टिक कर देंगे। 3 2 1 4 यहां पर सही उत्तर है। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो अंतिम जीवित गण बचे थे वो कौन बचे थे? उनका नाम था सुधर्मन। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न बनता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना था? तो जो अंतिम जीवित गण थे उनका नाम था सुधर्मन, और यही बने थे जैन संघ के प्रमुख इनकी मृत्यु के बाद। एक तो आपको यह याद करना है। इसके अलावा महावीर स्वामी के जो शिष्य होते थे, जो अनुयायी होते थे, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था निग्रंथ। इसे भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इनके पहले शिष्य कौन थे? जैन धर्म में महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य थे उनका नाम था जामिल। जामिल इनके दामाद थे, इसको भी ध्यान रखना। जैन धर्म में इनके ये प्रथम शिष्य थे। क्वेश्चन आता है जैन संघ से अलग होने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? तो जैन धर्म से अलग होने वाले पहले व्यक्ति भी जामिल थे। ठीक है, पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? शिष्य तो इनके ये थे। पहली जैन भिक्षुणी यानी महिला कौन थी? तब आप आंसर करेंगे चंपा। ठीक है, जो कि चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी थी, उनका नाम चंदना था, शॉर्ट में उन्हें चंपा कहा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने इस एक सिंगल क्वेश्चन के साथ देखा। बहुत जल्द जो हमारा सेकंड चैनल है जिस पे हम महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज को चला रहे हैं, वहां पर जो लूसेंट है, बेसिक लूसेंट, क्योंकि हर एग्जाम के लिए जो बेसिक बुक है आपके वो लूसेंट है, उसकी क्लासेस वहां पर शुरू करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक लूसेंट को लेकर चलेंगे। वैसे ही उसमें शॉर्ट नोट्स में दिया है, लेकिन डाटा बहुत ज्यादा है, उसमें नोट्स बहुत ज्यादा हैं। उनको सिंपल और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से और ज्यादा सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से चीजों को लिंक करके उस पूरी किताब को कवर करने का प्रयास करेंगे। उसकी क्लासेस आपको हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर देखने को मिलेंगी। बहुत जल्द कोशिश करेंगे उस पर उस सीरीज को शुरू करने की। नेक्स्ट है एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था?
देखिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये बाल विवाह से ही संबंधित था, बाल विवाह को रोकने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए था। यह जो अधिनियम था यह 1891 में आया था लैंसडॉन के काल में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कानून जो बाल विवाह से संबंधित थे, बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कानूनों को याद कर लीजिए। एक है आपका नेटिव मैरिज एक्ट, ये उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। एक है आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट और एक है आपका शारदा एक्ट। नेटिव एक्ट जो था, नेटिव मैरिज एक्ट, ये आया था 1872 में नॉर्थब्रुक के काल में। जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है यह 1891 में आया था लैंसडॉन के काल में। शारदा एक्ट 1930 में आया था इरविन के काल में। इन तीनों को याद करना है। उत्तराखंड में आपसे नॉर्थब्रुक का नाम पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग करी थी? तो चंद्रयान 3 किस तारीख को दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था? बहुत वर्षों तक आपसे इसकी तिथि पूछी जाएगी, इसके लॉन्च होने की तिथि और इसके लैंड होने की तिथि। लॉन्च होता है 14 जुलाई 2023 को और लैंड होता है 23 अगस्त 2023 को। आपको सॉफ्ट लैंडिंग की तिथि पूछी है, यानी आप 23 अगस्त को बताएंगे। लॉन्चिंग की डेट नहीं पूछी है, क्योंकि कई सारे एग्जामों में लॉन्च डेट भी पूछा गया है। तो आपको लैंडिंग पूछा है 23 अगस्त, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? देखिए धरती पर पानी सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पर उपलब्ध है? सबसे ज्यादा मात्रा में वो सागरों में उपलब्ध है, यानी महासागरों में उपलब्ध है। महासागरों में पूरी धरती का लगभग 97.3% पानी उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद का पूछा है आपसे। इसके बाद लगभग 2% के करीब पानी जो है वो ग्लेशियर्स में है, यानी जो हमारे हिमनद है। सही आंसर हो जाएगा बर्फ छत्रक, ये भी ग्लेशियरों के लिए कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में महासागरों में है पानी, लगभग 97%। लगभग 2% पानी जो है वो ग्लेशियर्स में है। और इसके बाद नंबर 3 पर आता है अंडरग्राउंड वाटर, यह लगभग 0.68% है। यह प्रतिशत पेपर में पूछा गया था कि धरती पर कितना प्रतिशत भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, तब आप कहेंगे 1% भी नहीं, 0.68%, ठीक है। नेक्स्ट है, सुनहरी क्रांति निम्न में से किस से संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है ये फल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए सुनहरी क्रांति अलग है और स्वर्ण क्रांति अलग है। जो सुनहरी क्रांति है यह फल उत्पादन से संबंधित है, जो स्वर्ण क्रांति है यह बागवानी से संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित आपकी ब्लैक रेवोल्यूशन है, काली क्रांति जिसे कहा जाता है। और मसाला उत्पादन से संबंधित है आपकी बादामी क्रांति। ये कुछ इंपॉर्टेंट कृषि रेवोल्यूशंस हैं जो पूछी जाती हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगर क्वेश्चन आएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तब आप कहेंगे मुंबई बंदरगाह। और क्वेश्चन आएगा भारत का ज्वारिया बंदरगाह कौन सा है, वो हो जाएगा कांडला बंदरगाह। तीनों अलग अलग कैटेगरी है, सबसे गहरा ये है, सबसे बड़ा ये है, ज्वारिया ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए यहां पर एससी जनसंख्या का पूछा गया है, प्रतिशत जनसंख्या नहीं पूछी गई है। अगर जनसंख्या होता कि सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या कहां निवास करती है, तब आप कहेंगे यूपी में निवास करती है। लेकिन इसने पूछा है प्रतिशत, प्रतिशत इनका सबसे ज्यादा कहां पर हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर है, ठीक है। पंजाब के बाद सबसे ज्यादा ये जनसंख्या हिमाचल में है, फिर आपके बंगाल में है, फिर आपके यूपी में है। प्रतिशत के अनुसार जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम एसटी जनसंख्या की बात करते हैं, एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में निवास करती है, लेकिन अगर प्रतिशत के अनुसार पूछेगा तो सबसे ज्यादा मिजोरम में निवास करती है, ठीक है। 2011 की जनगणना के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो हमारा बना हुआ है, उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर जनगणना जीके ट्रैकर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? तो लाभ के पद का निर्णय इनमें से कौन करता है? आपने कई बार देखा होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो अर्हताएं होती हैं, जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनमें लिखा होता है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी को मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो लिखा होता है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या है क्या नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा?
ये डिसाइड करती है भारत की संसद। सुप्रीम कोर्ट पर आपने टिक नहीं करना है, संसद निर्धारित करती है कि इसे लाभ का पद माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। उसके लिए कुछ उन्होंने रूल्स वगैरह बना रखे हैं कि किसे लाभ का पद माना जाता है और किसे नहीं माना जाता। ये अधिकार किसको है? ये संसद को अधिकार है। आर्टिकल 102(1) के तहत संसद केंद्र के मामलों में और आर्टिकल 191(1) के तहत विधानमंडल राज्यों के मामलों में डिसाइड करता है लाभ का पद। ठीक है, नेक्स्ट है कास्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए, कास्टिंग वोट का प्रयोग होता है जब वोट बराबर हो जाते हैं, तब होता है। कास्टिंग वोट यानी अगर हम इसको सिंपल भाषा में लिखें तो इसे निर्णायक मत कहा जाता है। और निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। लोकसभा का अध्यक्ष कब देता है वोट? वो देता है जब वोट बराबर हो जाते हैं, उससे पहले उसे अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वोटिंग बराबर हो जाती है, टाई हो जाता है, तब अपना निर्णायक वोट देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को, और उसी निर्णायक वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी करी गई थी? तो देखिए, भारतीय इतिहास में शीशे के सिक्के किन राजवंशों के द्वारा चलाए गए, किन राजाओं ने चलवाया था? यह चलवाया था सातवाहनों ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है सातवाहनों ने किस किस धातु के सिक्के चलवाए थे? इन्होंने शीशे के चलवाए और इसके अलावा इन्होंने प्रोटीन के सिक्के भी चलवाए थे। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है सातवाहनों को लेकर के कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की कड़ी किन राजवंश को माना जाता है? तो भी आप आंसर करेंगे सातवाहनों को माना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, चीजों को लिंक करके कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।